सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख पर जानकारी। अधिक फल उत्पादन के लिए आंवला के बाग में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, धीरे धीरे सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें दुधारू पशुओं की बदलते मौसम में देखरेख करना बहुत जरूरी है। तो आने वाले दिनों में पशुपालक किस प्रकार से करे अपने डेयरी पशुओं की देखरेख, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बरसात का मौसम ख़त्म हो रहा है और ठंडा के मौसम का प्रवेश धीरे धीरे आने हो रहा है। इस स्थिति में जो किसान भाई या दूध उत्पादक किसान भाइयों को विशेष करके कहेंगे, जो दूध उत्पादन के लिए में अपना जीविका चला रहे हैं, उन सबों को भी विशेष प्रबंधन में ध्यान देने के, प्रबंधन में कुछ अपना बदलाव करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि उस ठंड के मौसम में भी आपका उत्पादन प्रभावित न हो और आपकी जो कमाई है या फिर आपका जो इनकम है वो नियमित रूप से बना रहे। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे ठंड के समय में आप सभी जानते हैं कि तापमान काफ़ी नीचे आने लगता है, तो हमारे पशुओं को भी उस तापमान से लड़ने के लिए अतिरिक्त एनर्जी, जो ऊर्जा होती है शरीर का, लगानी पड़ती है और उस ऊर्जा को लगाने के कारण उत्पादन में काफ़ी कमी देखा जाता है। ठंड के मौसम में पशुपालन करते समय पशुओं के आवास प्रबंधन पर खास ध्यान दें। पशुशाला के दरवाजे व खिड़कियों पर बोरे लगाकर सुरक्षित करें। जहां पशु विश्राम करते हैं, वहां पुआल, भूसा, पेड़ों की पत्तियां बिछाना जरूरी है। ठंड में ठंडी हवा से बचाव के लिए पशुशाला के खिड़कियों, दरवाजे तथा अन्य खुली जगहों पर बोरी टांग दें। सर्दी में पशुओं को सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद पशुशाला से बाहर न निकालें। शाम के समय ठंडक बढ़ने से पूर्व पशु को अंदर बांधें। सुबह धूप निकलने पर ही पशुओं को बाहर निकालें। तो किसान भाइयों, आप अपने फार्म के जो खिड़की, दरवाजे या जहाँ से भी ठंड हवा आ सकती है, उन सबों को आप ढकने की तैयारी कर लें। साथ साथ आपकी थोड़ा सी खान पान में भी बदलाव करना होगा और जो दैनिक जो दाना मिश्रण अगर अपने आप बना रहे हैं तो उसमें कोशिश करें थोड़ा प्रोटीन पाए जाने वाले सामग्रियों को आप बढ़ा दें। जैसे ये जो केक्स होते हैं या खल्ली होते हैं, जो दलहन की सामग्री जो यूज़ कर रहे हैं, उन सबों को बढ़ा दें और कुछ मिनरल मिक्सचर की मात्रा को आप बढ़ाएं। जैसे कि हम लोग कहते हैं 30 से 40 ग्राम अमूमन व्यवहार करें और इस स्थिति में अधिक दूध देने वाले जानवरों में आप 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर का भी प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए। ठंड के मौसम में पशुओं को कभी भी ठंडा चारा व दाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे पशुओं को ठंड लग जाती है। पशुओं को ठंड से बचाव के लिए हरा चारा और मुख्य चारा 1 से 3 के अनुपात में मिलाकर खिलाना चाहिए। दुधारू गायों से अधिक दूध लेने के लिए उन्हें मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु चारे में मिलाकर दें और ताज़ा व स्वच्छ पानी पिलाएं। पशु को सप्ताह में 2 बार गुड़ जरूर खिलाएं। बिनौला, खल व खनिज मिश्रण का आहार में समावेश करें। साथ ही सेंधा नमक भी खिलाएं ताकि पशु की पाचन शक्ति बनी रहे। जो किसान भाई चराने के लिए जल्दी निकालते हैं अपने पशुओं को या खुले में निकालते हैं, वो थोड़ा सा देर से निकालें। 8-9 बजे के बाद ही आप अपने पशुओं को धूप में निकालें और शाम में जो किसान भाई चराने ले जाते हैं वो भी थोड़ा सा जल्दी लेके आएँ। तो
अच्छा रहेगा। इसके साथ दुहाई के समय में जो मिल्किंग का टाइम है आप उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे 5-6 बजे के आसपास जब टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं गिरा हुआ रहता है उस समय आप दूह सकते हैं। किसान भाइयों, आप देखेंगे अधिक उत्पादन देने वाली गायों का जो बाँट रहता है वो काफ़ी सेंसिटिव रहता है। जो छिमी है, टीट का है, वो काफ़ी सेंसिटिव रहता है। जैसे ही तापमान नीचे आने लगता है तो उसमें पपड़ी आने की संभावना हो जाती है और उस पपड़ी के द्वारा मेस्टाइटिस डेवलप होने की एक और भी प्रबल संभावना रहती है। तो उस पपड़ी से बचने के लिए आप कोशिश करें, जो पानी दुहाई के समय ले जाते हैं जैसा कि लाल पोटास का घोल या कोई भी एंटीसेप्टिक का घोल आप यूज़ करते हैं, तो उस स्थिति में आप हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें। इससे आपके मेस्टाइटिस जो बाँट हैं दूहते समय में जो क्रैक्स में आप जैसे ही हाथ डालते हैं तो वो क्रैक्स में छोटे छोटे ब्लड का स्पॉट बन जाता है, तो इससे आप बच सकते हैं। या फिर आप जो क्रैक बने हुए हैं, जो पपड़ी पड़ रहे हैं, उन सबों में आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बछड़े एवं बछियों की अच्छी बढ़ोतरी के लिए उन्हें साफ सुथरी एवं सूखी जगह पर रखना जरूरी है। साथ ही आवास में अलाव जलाएं, पर पशु की पहुंच से दूर रखें। इसके लिए पशु के गले की रस्सी छोटी बांधें ताकि पशु अलाव तक न पहुंच सके। तो किसान भाई, जैसा कि अभी इन छोटे छोटे उपायों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, इन सबों पे अगर आप ध्यान दें तो ये बदले हुए मौसम में भी आप अपने उत्पादन को नियमित रख सकते हैं और अपनी जो इनकम है उसको यथास्थिति बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों के पास आंवला के बाग हैं, उनसे गुणवत्ता युक्त अधिक फलन के लिए आंवला के बागों में इस समय कुछ कार्यों को करना होगा, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और खाद उर्वरकों का प्रयोग तथा कीट रोग नियंत्रण आदि। तो आप कैसे करें इन सभी कार्यों को, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर MS परिहार से। भाइयों, ऐसा है कि आंवले के बारे में अपन जो चर्चा कर रहे हैं, आंवला वैसे तो सामान्य रूप से सामान्य परिस्थितियों में होने वाला पौधा है, पर अगर आप इसमें समुचित मात्रा में पोषक तत्व देंगे, जो है वो प्रति पौधा आप ये समझिए कि करीब करीब 15 से 20 जो है वो किलो आपका जो है वो गोबर का सड़ा हुआ खाद या 15-20 किलो बर्मी कंपोस्ट, करीब करीब जो है वो एक पौधे में 100 से 150 ग्राम यूरिया, 200 से 250 ग्राम सुपर फास्फेट और करीब करीब जो है वो 100-150 ग्राम आपका पोटास देते हैं। उसके साथ हड्डी का चूरा, नीम की खली और इस तरीके से सारी चीज़ें देके और भरपूर अगर आप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं तो पक्का मानिए कि 3 साल में आंवले का नवीन पौधा आपको फल देने की परिस्थितियों में जो है वो बदल जाएगा। 3 साल में आंवला का फल जो है मिलना प्रारंभ हो जाता है। किसान भाइयों, आंवला के बाग में कई तरह के खरपतवार आते हैं, जिनकी वजह से बाग में कीट और रोगों का प्रकोप होता है। साथ ही साथ यह आंवला के पौधों से पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए आप इन खरपतवारों की समय समय पर निराई गुड़ाई कर बाग को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे आंवला के फलों का अधिक उत्पादन मिल सके। आंवला में सिंचाई की वैसे कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, भरपूर पानी इस साल गिरा है, पर फिर भी चूँकि अब पानी का जो है वो वर्षा का काल ख़त्म हो गया है, तो अब विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इस बात को जो है वो ध्यान रखें कि अगर आपके आंवले में फल आ गया है तो उसमें जो है खाद के साथ साथ पोषक तत्वों के साथ साथ सिंचाई की भी आप विशेष रूप से आवश्यकता पूरी करें, ध्यान रखें, तो फल बढ़ने की जो अवस्था है वो जल्दी हो जाएगी। कहना चाहिए कि इसमें कोई विशेष रूप से कोई रोग और कीट नहीं लगते हैं, फिर भी फल मक्खी कभी कभी इसमें प्रकोप कर सकती है और जैसे टाइफाइड का भी प्रकोप हो जाता है। छाल भक्षी कीट, इस कीट का प्रकोप आंवला के जिन बागों की ठीक से देखभाल नहीं होती है उसमें अधिक होता है। इसके लार्वे प्ररोहों, शाखाओं एवं मुख्य तने की छाल को खाते हैं और आंवला के तने में छेद भी करते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पेड़ों की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण पुष्पन और फलन प्रभावित होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले बाग को साफ सुथरा रखना चाहिए और आवासीय छिद्रों को साफ करके उसमें तार डालकर लार्वे को नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा रुई को केरोसिन तेल या पेट्रोल में भिगोकर छिद्र में डालकर गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए।
और फलों के ऊपर मतलब जो है इस तरीके से स्पॉट बनने की प्रक्रिया बन सकती है। तो उस बात को ध्यान रखते हुए और आप जो है एक फफूंदनाशक और एक कीटनाशक कोई भी कार्बन डाइजन मैनकोजेब फफूंदनाशक के रूप में और मोनोक्रोटोफास आपका जो है कीटनाशक के रूप में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं और उससे फल सुंदर स्वस्थ बढ़िया बने होंगे। आंवला के बाग में एंथ्रेक्नोज रोग का प्रकोप। यह रोग आंवले की पत्तियों और फलों पर पहले छोटे गोल धब्बे की तरह नजर आते हैं। धब्बों का मध्य भाग हल्का भूरा तथा काले पिन के सिरे से उभार सहित दिखाई देता है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर बाय द वे किसी कारण से रासायनिक दवा का उपयोग नहीं करना है और आप जैविक रखना चाहते हैं तो उसमें नीम की पत्ती, नीम की नेबोली को कुचल के आप डाल दें। उसमें अकौआ है, धतूरा है, आपका जो है अमरूद का पत्ता है, आपकी चिरोल का पत्ता है, इस तरीके से 10 पड़नी मिला के और मतलब जो है वो अगर और तेज करना है तो थोड़ा हरी मिर्च, लाल मिर्च भी उसमें कुचल के आप डाल के छान के और इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपको कीट नहीं लगने देगा और मतलब जो है वो आपका जैविक आंवला पैदा होगा। तमाम सारी चीज़ें का ध्यान रखते हुए और इस तरीके से करके राज्य में किसानों के द्वारा मौसमी फलों की खेती की जाती है। कई बार बाजार में उचित दाम नहीं मिलने पर किसान को घाटा हो जाता है। तो अब सब्जियों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलर ड्रायर नामक एक मशीन बनाई गई है जिसके जरिए सब्जियों को सुखाकर न सिर्फ उन्हें बचाया जा सकेगा बल्कि उनको ऑफ सीजन के लिए भंडारण भी किया जा सकेगा और किसान ऑफ सीजन में इन सब्जियों को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। तो इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। सोलन के नौनी स्थित विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने सोलर ड्रायर मशीन विकसित की है जो कि छोटे मोटे किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी। ये जो सोलर ड्रायर है इसमें फल, सब्जियां, बीज, औषधीय पदार्थ तथा घरेलू उत्पाद जैसे बड़ियां, पापड़ इनको सुखाया जा सकता है। खुली धूप की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है तथा इसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। उसके कारण बाजार भाव है वो अधिक मिलता है। इसमें 2 भाग हैं। एक भाग है जिसमें कि हवा गर्म होती है, जो सूर्य की किरणों द्वारा हवा गर्म की जाती है। दूसरा भाग ये है कि जिसमें जो पदार्थ है, सुखाने वाला पदार्थ है, उसका कक्ष बना हुआ है जिसमें ट्रे है। वो ट्रे जो है बाहर आ जाती हैं, उसमें हम पदार्थ को रखते हैं और ट्रे को बंद कर देते हैं। तो 2-3 दिन के बाद आपका जो पदार्थ है वो इसमें सूख जाता है। पदार्थ सूखने का समय इस बात पे भी निर्भर करता है कि पदार्थ में कितना मॉइस्चर है तथा कितनी जो है किस समय सुखाया जा रहा है, यानी कि किस मौसम में सुखाया जा रहा है। तो गर्मी में जल्दी सूखता है, बरसात में जो है कम सूखता है और सर्दियों में लगभग बराबर हिसाब से सूखता है। कई बार क्या होता है कि गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, उससे क्या है कि हमारी जो फसल है जो हम अंदर रखी होती है वो जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि अधिक मात्रा में सूख जाती है। तो उसमें हमने तापमान कंट्रोल किया हुआ है जिससे कि अगर 50, 55, 60 से ऊपर जाता है तो जो पंखा है अपने आप इसमें ऑन हो जाता है और आपका पदार्थ जो है वो अधिक नहीं सूखेगा। इस मशीन में सेंसर लगे हैं जो कि तापमान को संतुलित करने में मदद करेंगे। यह मशीन जहां सुखाए जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखती है, वहीं जानवरों से भी सुरक्षा करती है। साथ ही बरसात के मौसम में पदार्थों को अंदर बाहर करने की मुसीबत से भी छुटकारा देगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो हमारी सूर्य की ऊर्जा है उसको हम किस तरह से रात के टाइम में भी से इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए हमने यहाँ पे एक लेयर बनाई है जिसमें लोहे का चूरा तथा जो उसमें जो नदी से छोटे छोटे पत्थर लाए गए हैं उनका मिश्रण करके हमने इसमें एक लेयर बनाई है। उससे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उसको एब्जॉर्ब करता है और जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद जो है वो ऊष्मा जो है वो रिलीज करता है, जिससे कि जो हमारी ड्राइंग है वो लगातार चलती रहती है 2-3 घंटे भी, शाम को भी। और इसकी गुणवत्ता इस बात पे निर्भर करती है कि इसमें फसल होती है उस तरह का रंग होता है तथा इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं वो इसमें नष्ट नहीं होते हैं। और जो पदार्थ सूखता है उसको आप 6 महीने भी रखेंगे वो खराब नहीं होगा। रखने के लिए आपको एक अच्छा पॉलीथीन लेना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से पैक करना पड़ेगा और उसमें इसकी गुणवत्ता के बारे में लिखें
कि ये प्राकृतिक तौर पे सुखाया गया है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस मात्रा में है। उससे क्या होता है कि जो खरीदार होगा वो उसको जो है अधिक मूल्य पे उसको खरीदने को तैयार भी होगा। और इसको पैक करने के लिए बड़ी हल्की हल्की मशीनें आती हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में जो है मशीन आ जाती है, जिससे कि आप इसको पैक कर सकते हैं और इसको 5-6 महीने तक रख सकते हैं। जब आपको अधिक भाव मिले बाजार में तब आप इसको बाजार में बेच सकते हैं। इसमें हमने 2 तरह के इसमें पंखे दिए गए हैं। एक पंखा वो दिया गया है जो हवा को फेंकता है, तथा एक पंखा हमने दिया है जो गर्म हवा को ऊपर खींचेगा। किसान भाइयों, वैसे तो जो हमारी फसल होती है उसको सुखाने के लिए अलग से सभी का तापमान होता है, पर हमने इसमें क्या किया है कि इसमें हमने 55 और 60 डिग्री टेम्परेचर निश्चित किया है, क्योंकि तापमान को बार बार बदलने के लिए कोडिंग की जरूरत होती है जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसलिए किसानों की सुविधा के लिए हमने इसको फिक्स तापमान पे निश्चित किया है। उस तापमान तक जो आपकी फल सब्जियां जो घरेलू उत्पाद हैं उनको आप सुखा सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये जो सोलर ड्रायर है ये जो कारपेंटर है हमारे, उनके द्वारा बड़े आसानी से बनाया जा सकता है और इसका सारा सामान जो है जो हार्डवेयर की दुकान है वहीं मिलता है ये, और ये मतलब कि 38-40 हज़ार रुपये तक ये मिल सकता है। और इसमें जो है कारपेंटर की लेबर भी इसी में ही इंक्लूड की गई है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जिला कृषि मौसम इकाई कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान के आधार पर हनुमानगढ़ जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पराली को जलाए बिना इसका कई कार्यों में उपयोग करें। पराली को जमीन में मिलाकर खाद के रूप में प्रयोग करें। मशरूम उत्पादन के बेस के रूप में पराली का इस्तेमाल करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि पराली को दूसरे कार्यों में प्रयोग करें। इससे प्रदूषण पर अंकुश होने के साथ साथ जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से बचेगी और पराली का सदुपयोग होगा। किसानों को खेत में खरीफ फसलों जैसे धान के अवशेषों को न जलाने की सलाह दी जाती है। तारामीरा की बुआई के लिए किसान सिफारिश की गई किस्म RTM 314 का उपयोग करें। इसके लिए बीज दर 1.25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। बीजों को बुआई से पहले मैनकोजेब 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। किसान चारे की फसल के लिए बरसीम की बुआई अक्टूबर महीने में करें। इसके लिए उन्नत किस्म मशकाबी, बरदान आदि का उपयोग करें। बरसीम के लिए बीज दर 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। जई की बुआई के लिए अक्टूबर मध्य से मध्य नवंबर तक का समय अनुकूल रहता है। इसके लिए JHO 822, कैंट OS6, OS9, HF 114, S2688 आदि किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। सरसों के बीज उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर आधारित जैविक उत्पाद 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। भूमि उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर आधारित दवा 2.5 किलोग्राम मात्रा 50 किलो नमी युक्त गोबर की खाद में मिलाकर पलेवा करते समय प्रति बीघा की दर से मिट्टी में मिला दें। सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए पेंडिमिथिलिन दवा 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 700 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के तुरंत बाद खेत में छिड़काव करें। चने की बुआई के लिए सही तापमान है। इस समय किसान भाई चने की बोनी कर सकते हैं। सिंचित क्षेत्र में 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बिजाई करें। इसके लिए बीज दर 15 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से तथा काबुली चना में 25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। जिन क्षेत्रों में दीमक कीट की समस्या हो वहां पर बुआई से पूर्व बीजों को क्लोरोपाइरिफास 4 मिलीलीटर या इमिडाक्लोरोपिड 5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बीजों की बोनी करें। जिन किसानों के खेत अभी खाली हैं वे इन खेतों में मूली की जापानी व्हाइट, हिल क्वीन, फ्रेंच मूली और पालक की ऑल ग्रीन, पूसा भारती आदि किस्मों की बोनी कर सकते हैं। इसी प्रकार मेथी की पूसा कसूरिये, पूसा कस्तूरी, धनिया की उन्नत किस्म पंत हरितिमा, शंकर सलजम की पूसा स्वादी, स्थानीय लाल आदि किस्मों की बोनी कर सकते हैं। किसान भाई इन फसलों की बोनी मेड़ बनाकर करें। फूल गोभी,
ब्रोकली और टमाटर के परिपक्व बीजों की रोपाई भी की जा सकती है। नींबू वर्गीय फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D सोडियम नामक 5 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। डेयरी पशुओं के बछड़े और बछियों को डीबार्मिंग प्रदान करें। बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए जानवरों के पूरे शरीर पर ब्यूटॉक्स दवा पानी में मिलाकर लगाएं। दवा का प्रयोग करते समय पशुओं के मुंह पर मस्कारा लगा दें एवं मच्छरों तथा अन्य कीटों से बचाव के लिए मवेशियों के शेड पर नीम का धुआं करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव खरोली जिला धौलपुर के किसान शिव प्रसाद ने। आप मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार खिलाने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो शिव प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो अभी हम बात करेंगे, अभी बरसात के मौसम है, तो इस मौसम में क्या होता है, मधुमक्खी को खान पान का बहुत कमियां हो जाती है। तो अगर खान पान का कमियां हो जाती है तो किसान भाइयों आपको इसका देखभाल करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी घोल के शुगर सिरप बनाइए। उसमें आप और एक चीज मिला सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की 1 टैबलेट, सिर्फ 1 ही टैबलेट मिलाना है आपको। तो उससे क्या होता है, मधुमक्खी को ताकत मिलती है, और ताकत मिलेगी तो स्वाभाविक बात है आपकी जो मधु है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और है कि आप जो मधुमक्खी के पालन करते हैं उस एरिया के आसपास में सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी फूल लगा सकते हैं, या मकाई का भी फूल लगा सकते हैं, या फिर कुछ अलग जो फूल आते हैं गेंदा वगैरह वो सब आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, उसको नेक्टर मिलते रहेगी और उसको खान पान में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे बात को अमल कीजिएगा तो आप अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।